आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जल संसाधन का पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 में आप जल स्रोत और सिंचाई के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय योजना क्या होती है। बहुउद्देशीय अर्थात क्या? नदियों के बहते हुए पानी को रोककर अनेक उद्देश्य पूरे करने के लिए जो पक्के बांध बनाए जाते हैं उनको कहते हैं बहुउद्देशीय योजना। बहुउद्देशीय योजना के अनेक उद्देश्य हैं, जैसे कि बाढ़ को नियंत्रित करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, सिंचाई और पानी की व्यवस्था करना। उद्योगों में पानी का उपयोग किया जाता है, विद्युत के उत्पादन के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, आंतरिक जल परिवहन का विकास किया जाता है, यहाँ तक कि मनोरंजन एवं पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए भी पानी का उपयोग होता है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, मत्स्य पालन के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। बहुउद्देशीय योजना का महत्व। बहुउद्देशीय योजना के अनेकों महत्व बताए गए हैं कि भारत में अनेक ऐसी बड़ी बड़ी छोटी नदियाँ बहती हैं। भारत का जो जल परिवाह बहुत बड़ा मतलब समृद्ध है। भारत का जो भूपृष्ठ ऐसा है कि अनेक नदियाँ दूसरी नदियों से मिलकर उसका पानी समुद्र में ले जाती हैं। इस जल का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए होता है, इसलिए कई नदियों पर बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई जाती हैं। बहुउद्देशीय अर्थात नदी घाटियों के साथ जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण है, जमीन के कटाव को रोकना है, सिंचाई और पानी की व्यवस्था करना है, उद्योगों में बस्तियों को दिया जाने वाला पानी है, बिजली उत्पादन के लिए पानी का व्यवस्था करना है, आंतरिक जल परिवहन इत्यादि। भारत में मुख्य बहुउद्देशीय योजना बनाई गई हैं, जैसे कि पहली है भाखड़ नागल योजना, जो कौन सी नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर बनाई गई है, जिसका लाभ कौन कौन से राज्य लेते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। दूसरा है कोसी, जो कोसी नदी पर बनाई गई है, इसके लाभान्वित राज्य कौन से हैं? बिहार है। दामोदर घाटी, जो दामोदर नदी पर बनाया गया है, जिसका लाभ कौन लेता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल। ऐसे ही हीराकुंड है। हीराकुंड जो योजना बनाई गई है वो महानदी पर बनाई गई है, जिसका लाभान्वित राज्य कौन सा है? उड़ीसा। बहुउद्देशीय योजना में चंबल घाटी भी है, जो चंबल नदी पर बनाई गई है। इसके कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। नागार्जुन सागर, ये योजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है, इसके लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कृष्णराज सागर, जो कावेरी नदी पर बनाया गया है, इसके लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा है, जो तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके लाभान्वित राज्य हैं। ऐसे ही नर्मदा घाटी पर नर्मदा जो घाटी पर योजना बनाई गई है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है, इसके लाभान्वित हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। कडाणा वणाकबोरी, जो महिसागर नदी पर बनाया गया है, जिसका लाभान्वित राज्य है गुजरात। ऐसी ही उकाई और काकरापार है, धरोई है, जो तापी और साबरमती नदी पर बनाए गए हैं, जिसके लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात। सिंचाई क्षेत्र का वितरण। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? सिंचाई क्षेत्र का वितरण। जो हमारे भारत में जो सिंचाई क्षेत्र पाया जाता है उसका जो वितरण है वो उसमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के तटीय जिले में गोदावरी नदी द्वारा कृष्णा नदी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश में, ऐसे ही उड़ीसा को महानदी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश है। तमिलनाडु में कावेरी का मुख्य त्रिकोण प्रदेश है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में संघन सिंचाई क्षेत्र पाई जाती है। सबसे गहरी मतलब ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र पाया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल सिंचाई क्षेत्र 4 गुना बढ़ा है, जिसमें से बुवाई क्षेत्र लगभग 38% भाग में सिंचाई होती है। भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र का जो वितरण में उसमें असमानता पाई गई है। कहीं पर कम पाया गया है, कहीं पर अधिक पाया गया है और कहीं पर मिनिमम पाया गया है। जैसे कि मिजोरम में स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में केवल 7.3% क्षेत्र में सिंचाई होती है, जबकि पंजाब में सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण 90.8% है। कुल सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण स्पष्ट बुवाई क्षेत्र के संदर्भ में बहुत असमान है। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जम्मू एवं कश्मीर है, तमिलनाडु है, मणिपुर है, इनमें कुल बुवाई विस्तार
40% से भी अधिक भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। इस प्रकार सबसे अधिक जो पानी की व्यवस्था की जाती है वो किसके लिए की जाती है? सिंचाई क्षेत्र के लिए की जाती है। भारत में जल संकट सर्जित होने के संयोग, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे भारत में पानी 3 भाग में पानी है, लेकिन तो भी इसका उपयोग अधिक होता है, जिसकी वजह से जल संकट सर्जित होने के संयोग पाए गए हैं। जैसे कि जल प्रकृति में किसी मिली अनमोल भेंट है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती मांग है, नकदी फसलों का उत्पादन है, शहरीकरण, लोगों के बदलते जीवन स्तर हैं। इसके कारण पानी की तंगी निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही राजस्थान के जो शुष्क प्रदेश हैं वहाँ पर भी जल संकट गंभीर समस्या बना हुआ है। सैकड़ों गांव और नगरों में भी पानी की गुणवत्ता घट रही है। शहरों में आपने लोगों ने देखा ही होगा कि कितना गंदा पानी पाया जाता है, नदियों को दूषित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जलजन्य बीमारियां फैलती जा रही हैं। भारत में जल संकट के कारण पानी की गुणवत्ता घट रही है। बढ़ती कमी ऐसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि के उपरांत कई ऐसे उद्योगों में पानी का अनियंत्रित उपयोग किया जाता है। घरेलू कार्यों में पानी का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों में मलिन जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जल संसाधन की सुरक्षा एवं व्यवस्थापन, कि कैसे हमें जल संसाधनों की सुरक्षा की जाए और इसका व्यवस्थापन किस तरीके से किया जाए। तो जल संसाधन की सुरक्षा व्यवस्थापन के लिए निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। बाग, बगीचे, वाहनों, शौचालयों तथा वॉश बेसिन में मितव्ययितापूर्ण पानी का उपयोग करना चाहिए। मतलब कि इन जगहों पर पानी का कम से कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ऐसे ही लोक जागृति पैदा करके जल संरक्षण और उसके कुशल व्यवस्थापन संबंधी प्रत्येक प्रवृत्ति में लोगों को भागीदार बनाना चाहिए। उपयोग में लिए गए पानी को संभव हो तो पुनः उपयोग करना चाहिए। जलाशयों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। जल स्राव की सभी इकाइयों जैसे कि कुआं है, ट्यूबवेल है, खेत तालाबड़ी आदि का उपयोग करना चाहिए। भूमि जल का उपयोग करने वाली इकाइयों का क्या करना चाहिए? देखभाल करनी चाहिए। जल संचय के स्थलों की देखरेख करनी चाहिए, उनकी दुर्दशा सुधारनी चाहिए और जल प्रदूषण को रोकने से बचाना चाहिए। इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे के तीसरे भाग में।